हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है ना वो कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए, आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, उनमें से सभी में देखिएगा कि सीडीपी जो है वो हमारा 30 नंबर का कॉमन होता है। ठीक है, 30 नंबर का हर एक एग्जामिनेशन में आपका पूछा ही जाता है। अगर आप किसी कारणवश सीटेट पास आउट नहीं है तो उसके लिए आपका जो पोर्टल है, एप्लीकेशन पोर्टल, वो चीज़ खुल चुका है और 6 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ ही साथ अभी जेटेट का कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है ना, तो जेटेट का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपका प्रबल संभावना है क्योंकि जो भाषाई विवाद थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। वो नेक्स्ट जेटेट में जुड़ेगी आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट है। बट अभी के लिए तो जेटेट का पूरा क्लियर कट हो गया है रास्ता। तो आप लोग इसका प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं भाई, 10 साल बहुत होता है। उसके बाद में आपका यूपी टेट, अगर आपने यूपी टेट की भी फॉर्म भर रखी तो इसका भी 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाली है। तो देखिए, सीडीपी इन तीनों में कॉमन है और आप चाहें तो कहीं किसी का भी एग्जामिनेशन उठा करके देख सकते हैं, तो उसमें आपका सीडीपी पूछा ही जाता है। क्यों? देखिए, सीडीपी पढ़ाने का मुख्य रीज़न क्या होता है ये भी चीज़ हम लोग थोड़ा समझते हैं। और जब हम भाषा पेडागोजी का क्लास लिए थे तो उस टाइम एक कमेंट किए थे कोई, तो वो बोल रहे थे कि पीपीजी का ये सब लैंग्वेज जो हम लोग लैंग्वेज पेपर 2 में जो रखे हुए हैं, जो कि हमारा लैंग्वेज पेपर तो नहीं बोल सकते इसको, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में तुम्हारा आपका हिंदी और इंग्लिश है। लैंग्वेज 2 में जो आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें आपका पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा। ये क्लियरली मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ कि उसमें आपका पेडागोजी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपका पेडागोजी का सेक्शन कहाँ कहाँ से होता है तो वो चीज़ देखिए। जब भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज 1 जिसमें आपका हिंदी है और आपका ईएनजी यानी कि इंग्लिश है, इसमें आपका पेडागोजी पूछेगा। ठीक है, इसमें आपका पेडागोजी पूछेगा। साथ ही साथ अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी में जो आपका पेडागोजी है वो पूछेगा। उसके बाद में फिर आपका अगर मैथ साइंस से है तो वहाँ से आपका पूछेगा ही पूछेगा। और आपका लैंग्वेज का जो हिंदी और इंग्लिश का है, तो हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा डिफरेंस मत कीजिए, आप हिंदी का पढ़िए। उसके बाद में अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप लोग बाइलिंगुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन को कीजिए। उसके बाद में अगर आप भाषा अधिग्रहण कर रहे हैं, भाषा अधिग्रहण को पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन को करके उसको ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में पढ़िए और थोड़ा सा टाइम को बचाइए। ठीक है, टाइम मैनेज करना सीखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी वाइड सिलेबस है। अगर आप खोटामासी क्षेत्र के हैं तो आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके का मैसीपन करके रखा है, किस पन का मैसी कर दिया है पूरा सिलेबस, है ना। ठेठ देहाती लैंग्वेज तो वर्तनी तो क्या पर्व त्योहार लोकगीत सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ कंक्लूड करके एक निचोड़ निकाल दिया है सिलेबस में। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपका टॉपिक वाइज है उसको तो आप क्लियर करते ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपका कल से आपका मैथ्स पेडागोजी का भी क्लास ले लेंगे, हम ही लेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या किसका क्लासेस लेंगे? तो पेडागोजी का क्लास लेंगे। अब देखिए, मैथ्स तो आप लोग, अब उम्मीद करते हैं कि अगर आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो अच्छा खासा आपको मैथ्स आता होगा। और देखिए, मैथ्स पेडागोजी जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कॉमन होता है। दोनों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस लेवल अब थोड़ा सा तो क्या बोले कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका 6 to 8 में, और 1 to 5 में थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जो प्रश्न पूछने का जो स्तर होता है ना, वो स्टैंडर्ड दोनों होता है, खास करके पेडागोजी में। क्यों? क्योंकि आप लोग जब सीटेट का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो वहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स पेडागोजी कल से करेंगे, आज हम लोग सीडीपी पे खुश रहते हैं। ठीक है, सीडीपी करते हैं। तो आइए हम लोग क्लासेज आज का स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो आप लोग को क्या करना है ना, कि इसका प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको एक एक करके सीडीपी देखनी है। क्या देखनी है? सीडीपी का जो टेस्ट चल रहा है आपका उसको देखना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है ना, इसका जो टेस्ट है उसको मारना है। आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना बन रहा है। और हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन का डेली लेकर के आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस बेस। जब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, जब तक नहीं होता है तब तक हम इसको करते ही रहेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन। ठीक है, ताकि देखिए, जितना
आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। मान के चलिए आपका 25 20 25 ऐसा स्कोर हो रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो क्या पता आपका 30 में 30 आ जाए, ठीक है। और होप सो सबका ऐसा ही हो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा जेटेट। कि 10 साल में एक बार आया फिर पता नहीं कब आएगा, इसका भी तो भरोसा नहीं कर सकते। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, ठीक है। क्या ये हमारा सही है? आप लोग बताइएगा। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। क्या ये सही बात है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है? या फिर देखिए विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये भी क्या हमारा सही होगा? तो देखते हैं। विकास पूर्णतः संख्यात्मक और सटीक रूप से मापने योग्य है। तो देखिए क्या होता है ना, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे बता रहा है कि विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से स्टार्ट होकर के बाहरी भाग तक होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आंतरिक भाग से बाहरी भाग की ओर बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा विकास ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जब तक अंदर से डेवलप खुद को नहीं करते तब तक हमारा जो चरित्र है, जो हमारा बाहर में डेवलपमेंट है, वो चीज़ नहीं होता है। मान के चलिए अगर हम पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं, हम अपने अंदर नॉलेज तो खूब कर लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने परिवर्तन में अगर हम अपने मतलब चरितार्थ उसको नहीं करते, यानी कि अपना हम उसको चरित्र में जब तक हम आचरण में नहीं उतारते हैं तब तक मेरा पढ़ा लिखा डिग्री जो है वो यूजलेस होता है, व्यर्थहीन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए विकास क्या होता है कि शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। होता है भाई साहब, कौन बोल दिया कि नहीं होता है? होता तो है। ये कथन आपका क्या है? गलत है, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए थोड़ा सा, विकास क्या होता है तो ये है आनुवंशिकता और पर्यावरण पर डिपेंडेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम जिस देखिए जो हमारा विकास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है और मेरा जो रंग है, कॉम्प्लेक्सन है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो हमारा जीन पे करता है, हमारा आनुवंशिक पे करता है। अगर मेरे माता पिता, अगर मेरा खानदान पूरा मतलब पूरा काला है तो हम भी एक काली लड़की के रूप में ही जन्म लेंगे। अगर मेरा पूरा खानदान अगर डस्की है तो मैं भी डस्की ही हूँ, और अगर मेरा पूरा खानदान गोरा है तो मैं भी एक गोरी चिट्टी ही पूरी रहूंगी, ठीक है। और पर्यावरण से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है तो वो चीज़ देखिए, अगर हम विकास कर रहे हैं, है ना, तो उसमें समाज का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए समाज में क्या होता है ना कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहता है, नेगेटिव इन्वायरमेंट भी रहता है। तो वहाँ पे हम लोग जो सामाजिक परिवेश है वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक जो चीज़ हमारा घर में हमको नहीं सीखने को मिलता है तो हम बाहर में जाते हैं। जैसे हमारा जो घर है उसमें तो कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है? तो वो हमारा समाज में होता है। और पर्यावरण से हम लोग क्या करते हैं तो उसको हम लोग एडेप्टेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला ही बताए थे, एच इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हर एक टेट में पूछा ही जाता है। और मान के चलिए अगर आपका ये फॉर्मूला ना पूछा डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, लेकिन ये तो पूछ दिया ना, तो इससे इसको ये आप लोग याद रखिएगा। विकास विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता है? विकास का जो अन्य क्षेत्रों पर विकास कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है वो चीज़ देखिए। कैसे प्रभाव पड़ता है पहले वो चीज़ देखिए। जैसे मान के चलिए हम विकसित हुए, मेरा विकास हुआ, अगर हम पढ़ाई लिखाई किए और देखिए अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे विकास पर, एक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नहीं नहीं होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये नहीं है, नहीं को हटा दीजिए, ठीक है। और देखिए विकास पूर्णतः संख्यात्मक सटीक रूप से मापने योग्य है नहीं। क्या हम विकास को, मेरे अंदर कितना विकास हो चुका है या फिर आपके अंदर कितना विकास हुआ है, ये क्या आप माप पाइएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए भाषा विकास बच्चों में किसके द्वारा यहाँ आपका प्रभावित किसको किसको कर रहा है? तो ये आपका करेगा केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, न आनुवांशिकता न पर्यावरण से। तो भाई मेरा भाषा बच्चा सीखेगा कहाँ? ये तो ऐसे गलत। आपको हम शुरू में ही बताएं, जहाँ भी पेडागोजी का क्वेश्चन आए केवल वाला क्वेश्चन को ऐसे काट दीजिए,
ना। देखिए कौन सा बचा, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों चीज़ बचता है। तो देखिए आनुवंशिकता क्या है कि वो चीज़ देखते हैं, आनुवंशिकता का प्रभाव कौन बताए। तो देखिए आनुवंशिकता का जो आपका प्रभाव है वो हमारे जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जन्मदाता यानी कि जागृतकर्ता कौन थे, तो वो थे आपके बताने वाले नॉम चॉम्स्की साहब। देखिए कल जब बारिश हुआ था, कल काफ़ी लाइटिंग थंडरिंग हो रहा था, उस समय नॉम चॉम्स्की के बारे में हम आपको कल डिटेल नहीं बता पाए थे। देखिए आपका जब भी नॉम चॉम्स्की आता है, ठीक है, का जब भी नॉम चॉम्स्की आएगा, आज नहीं, अगर मैं 10 क्लास 1 महीना तक क्लास लूँगी ना, और अगर यही नॉम चॉम्स्की साहब आते रहें, तो नॉम चॉम्स्की साहब के बारे में हम इतना आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने का कोशिश करेंगे कि आपका जब भी यहाँ से अगर नॉम चॉम्स्की साहब से क्वेश्चन आता है, या तो आपका पेडागोजी में या फिर आपका लैंग्वेज पेडागोजी में, तो आपका वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही ना छूटे और आप लास्ट में बोलिएगा कि मैम रियली में नहीं छूटा। तो आनुवंशिकता इनका कहना था कि हमारा जो भाषा है ना, उसको सीखने के लिए कोई यूनिवर्सल ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या है ना कि वो आनुवांशिक चीज़ हम लोग भाषा को देख कर के सीखते हैं, सुन कर के अनुकरण नकल करके सीखते हैं, और हमारा जो जीन होता है वो उस चीज़ से हम उसको वो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो हमारी जन्मजात होती है ना, वो कहीं हम एडप्टेशन नहीं करते, वो मेरी जन्मजात चीज़ होती है। उसको हम बाद में जा कर के जब हम थोड़े से बड़े होते हैं ना, जब बच्चा हमारा छोटा होता है उस समय देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के तहत वो क्या करता है कि हर एक लैंग्वेज को सीख लेता है। उसको नहीं पता होता है कि कौन सा क्या लैंग्वेज क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, लेकिन वो जो मन सो सीख लेता है। बाद में जाकर के वो ग्रामेटिकल तौर पे सीखता है। देखते हैं ना, हम लड़की हैं तो वो बोलेगी मम्मी हम जाता है, हम खाता है। लड़का है और उसके घर में अगर लड़की ज़्यादा है तो वो बोलेगा मम्मी मैं मेकअप करूँगा, मैं मेकअप करूँगी, है ना, वो तो करूँगा भी नहीं बोलेगा। तो कहीं न कहीं ये लैंग्वेज का ये प्रभाव है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से, यानी कि उसका जो माथा में जो डिवाइस लगा हुआ था, इनका कहना है, नॉम चॉम्स्की साहब का कहना, बाय द वे ऐसा साइंटिफिकली ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि एलईडी हमारे दिमाग में लगा ही हुआ है, लेकिन नॉम चॉम्स्की के तहत इनका लगा हुआ है, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि वो जो है वो भाषा सीख रहा है। उसके बाद में जब वो बड़ा होता है तब वो यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू वो अपना भाषा का विकास करता है, ठीक है। और देखिए पर्यावरण से कैसे, तो पर्यावरण जो बाहर में बच्चा जब जाता है तो वो कहाँ कैसे सीखता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। और देखिए अगर आपका आनुवांशिकता बीज है ना, मान के चलिए अगर आपका ये चीज़ ना आप नोट करके लिख लीजिएगा, अगर आप कहीं लिख रहे हो या फिर कहीं आपका थोड़ा बहुत नोट्स बना करके, होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर जेटेट का प्रेप कर रहे होंगे तो पूरा पूरी आपका नोट्स बन रहा होगा, तो आप दीवार में इसको लिख करके टांग दीजिएगा कि आनुवांशिकता अगर आपका बीज है तो मेरा पर्यावरण जो है ना वो खाद है। पर्यावरण जो है वो मेरा खाद पानी है। क्या है? खाद पानी है। ऐसा हम क्यों बोले? क्योंकि देखिए आनुवांशिकता मेरा क्या है कि छोटा-सा एक चीज़ बीज है, उसको हम जितना मतलब क्या बोले कि आनुवांशिकता तो मेरा जीन में ऑलरेडी है। हम सीखेंगे कहाँ से? जब मेरे ऊपर मेरा कोई पर्यावरण का ये नहीं पड़ेगा, पर्यावरण पर्यावरण रूपी खाद पानी अगर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो हमारे आनुवांशिकता रूपी जो बीज है, वो मेरा फलेगा-फूलेगा कैसे? उसको हम समाज में चरितार्थ कैसे करेंगे? तो ये आपका हो जाता है आनुवांशिकता और पर्यावरण की छोटी-सी एक कनेक्शन की, अगर आनुवांशिकता बीज है तो आपकी जो पर्यावरण वो क्या है, तो वो आपकी खाद और पानी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा होती है, यानी कि देखिए एक प्रगतिशील यानी कि एक आपका एक प्रोग्रेसिव क्लासेज किसको डिनोट करता है? केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देना। क्या केवल मुख श्रवण यानी कि जो बोलने में असमर्थ है या फिर सुनने में असमर्थ है उनको प्राथमिकता देना? तो बिल्कुल नहीं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नता का विभिन्नताओं का सम्मान करता है? बिल्कुल सही। अंक उन्मुख? बिल्कुल नहीं। अंक उन्मुख क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको सिर्फ मार्क्स लानी है, और आपको सीखने पे बच्चा सबसे पहले तो है कि आपका प्रगतिशील शिक्षा होता क्या है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव लर्निंग है। ये देखिए जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा किन से इंस्पायर है, तो आपका जॉन डीवी का प्रगतिशील की शिक्षा से। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा आपकी क्या बताती है कि आपका बच्चा यहाँ पे इस चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए, अंक का मोहताज नहीं होना चाहिए। प्रगति हो रही है तो चारों तरफ से इन बच्चों का जो है वो उन्मुख विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। ये नहीं कि बस उसका
व्यवहार सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। नहीं, व्यवहार कहीं से भी निर्धारित हो सकता है, बस इनका सिर्फ थ्योरी पढ़ करके नहीं होता है, ठीक है। अपने समाज से भी इंटरेक्शन करके हम लोग सीख सकते हैं। समाज में जब हम बाहर जाते हैं तो व्यवहारवादी सिद्धांत यानी कि जो पावलोव साहब बोल दी हैं उन्हीं को तो नहीं होता है ना, समाज में इंटरेक्शन करके कुछ अलग भी सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। प्रगतिशील क्या करता है ना कि अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर है उसकी जो पर्सनालिटी जो होती है, हर किसी की सीखने की कैपेबिलिटी अलग होती है। हर किसी का जो भिन्नताएं होती है, कुछ बच्चा जल्दी सीख जाता है, कुछ बच्चा थोड़ा लेट से, कुछ बच्चा का थोड़ा सा मतलब मन विकार, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि विकार थोड़ा सा होता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है ना कि उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्पर, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों भिन्नता का यहाँ पे सम्मान करता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण में दर्शाता है। तो देखिए इनका जो है ना वो कौन कौन सा चरण था, तो इनका 3 चरण था, ठीक है। इनका 3 चरण था और आपका इनका 6 स्तर था। तो देखिए 3 चरण में आपका एक प्रथा पूर्व चरण था, प्रथागत चरण था, एक आपका उत्तर प्रथागत चरण था। प्रथा पूर्व चरण के अंतर्गत आपका बस ये जो है ना 2 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका दंड, सेकंड है आपका आज्ञा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यही होगा, क्यों, क्योंकि दंड और आज्ञा, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, नियमों का पालन कब कर रहा है, तो जब उसमें आज्ञा है। जब वो सजा टालने के लिए नियमों का पालन वो कब करेगा, जब उसको दंड दंड देने के लिए उसको बाध्य किया जाएगा, ठीक है। दंड वो कब मिलेगा, उस जब वो गलती करेगा। तो ये सजा टालने का नियमों का पालन कहाँ किस में करता है, तो प्रथा पूर्व चरण में करता है, ऑप्शन नंबर ए। और कोहलबर्ग का जो स्तर होता है यानी कि इसका जो स्तर है वो 3 है, और इसकी जो अवस्थाएं 3 है और स्तर 6 है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। यानी कि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने के लिए गए हैं, आप अधिगम संकल्पों को सुसाध्य यानी कि आप जो लर्नर है उनको अच्छे से सिखाने के लिए आपको कौन से तरीके का प्रयोग करना चाहिए। जटिलता से सरलता की ओर जाना चाहिए, नहीं, आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले सरल पढ़ाएंगे उसके बाद में जटिल जाएंगे ना। अब अगर आप बच्चों को शुरू में ही आप जटिल पढ़ा देंगे उसके बाद में आप सरल की ओर लेके जा रहे हैं, आपका ये मैथ्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैथ्स नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स ऐसी नहीं होती है कि आप जटिल से सरल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की ओर जाओगे, जबकि आपको यहाँ पे जाना कैसा है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। बच्चा को सबसे पहले अगर आप क्या बोले, अगर आप एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन सिखाना है बच्चा, छोटा बच्चा लोगों को, तो सबसे पहले आपको गिनती पढ़ानी होगी, गिनती सिखानी पड़ेगी, पहाड़े पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उसको गुना भाग बोर्ड मास वगैरह वगैरह कुछ सिखाओगे, ठीक है, डिवाइड वगैरह। तो इसमें क्या है कि सरलता से जटिलता की ओर जानी चाहिए, ना कि जटिलता से सरलता की ओर। अब सारी चिंतन को प्राथमिकता दें, नहीं, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव साउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा कर दे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। आप सारे चिंतन को भी नहीं करना है ना। और देखिए बच्चों के बीच में प्रतिद्वंद्विता को पैदा क्यों नहीं करना चाहिए, वो चीज़ देखिए। क्या हम बच्चों में कंपटीशन का लेवल जो है वो हाई कर देंगे, क्या बच्चों में हम कंपटीशन लगवा देंगे, तो क्या होगा ना, तो ऐसे में बच्चा जो है उनके जो माइंड में है वो थोड़ा सा नेगेटिव असर करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कोई बच्चा मान के चलिए, एक रोहित है, एक मोहित है ना, और इनकी जो टीचर हैं वो बोलती है कि आप लोग अ, तो रोहित क्या है ना थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा वो हल्का सा वो लेट से सीखता है। और मोहित है वो काफ़ी तेज़ तर्रार बच्चा है। तो वो क्या करता है ना कि ये क्लास में अपना फर्स्ट प्राइज़ लाता है और इसको ट्रॉफी में सम्मानित किया जाता है, ठीक है। मान के चलिए इसको ये ट्रॉफी है, ठीक है, और इसको कुछ नहीं मिलता है, इसको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं ये ना कॉम्पिटिशन का लेवल हो जाता है। उसके बाद में फिर ये रोहित जो है उसका मन में थोड़ा-थोड़ा हीन भावना पैदा होने लगता है कि क्या हम इसके लायक नहीं थे, या फिर ये वो कुछ
अला बला चीज़ इनकी दिमाग में चलने लगती है। तो कहीं न कहीं जो टीचर जो हैं उनको ये सब चीज़ करने से बचना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अपना रहे हैं तो कहीं न कहीं आप फिर आप एक आदर्श शिक्षक नहीं बन पाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपको बैलेंस बना कर के चलनी है। अगर कोई बच्चा ट्रॉफ़ी होल्डर है, रैंक होल्डर है और जो बच्चा फ़ेल भी कर रहा है तो उसको भी मोटिवेट करना है ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, क्या मुख्यतः व्याख्या करता है? तो देखिए, विकास में जो सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान है ना, ऑप्शन नंबर बी। और मैं ज़्यादा ये बताऊंगी नहीं, ठीक है? आनुवंशिकता पे विकास का प्रभाव भी नहीं, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल की भी नहीं, अभिप्रेरणा का आरोपण प्रतिरूपण की प्रभाव भी नहीं, ठीक है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की साहब जो है वो क्या करते हैं, वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान, यानी कि आपका जब माइंड डेवलपमेंट कर रहा था तो उस समय समाज और संस्कृति का क्या क्या उपकरण, क्या क्या टूल जो है वो आपके काम पे आया। जैसे आप भाषा सीख रहे हैं तो सांस्कृतिक चीज़ से आप अपना इन्वायरमेंट से क्या कुछ सीख पाएँ, वहाँ से आप क्या ऑब्जर्व किए, तो ये चीज़ आपको कौन बताते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की साहब बताते हैं, ठीक है? ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपका भाषा का विकास होता है, सबसे पहले आपका वातावरण आता है, सबसे पहले वातावरण में आपका विकास होता है, उसके बाद में आप विकास की ओर चलते हैं। यानी कि इनका सबसे पहले कहना था कि सबसे पहले आप भाषा को सीखोगे, उसके बाद में आपका विकास होगा। जबकि जीन पियाजे साहब बोलते थे कि नहीं, सबसे पहले आपका विकास होगा, देन आप भाषा सीखोगे। ये मेजर डिफरेंसेस है आपका जीन पियाजे और वाइगोत्स्की साहब में, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक उपकरणों की योगदान, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं, यह उदाहरण है। यानी कि ये उदाहरण किस पे आप इसको किस चीज़ से डिनोटेशन करोगे कि अगर एक टीचर है वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब क्रिकेट के बारे में बात करते देखते उसमें लड़कों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो लड़कों से सवाल पूछ रहे हैं और लड़कियों से नहीं पूछ रहे हैं, तो यह उदाहरण किसका दर्शाता है? तो जेंडर सशक्ता नहीं, कभी नहीं, ठीक है? जेंडर प्रासंगिकता नहीं, जेंडर धमकी तो नहीं, नहीं को क्रॉस कर देते, जेंडर पक्षपात है ना। तो ये क्या कर रहा है ना, तो ये जेंडर बाइस्ड कर रहे हैं, यानी कि ये जेंडर के हिसाब से, यानी कि आप लड़के हैं तो आप क्रिकेट के बारे में इनको सवाल पूछ रहे हैं, क्यों भाई? लड़कियां नहीं पढ़ती हैं क्या? लड़कियां नहीं खेलती हैं क्या? तब तो फिर मिताली शर्मा, है ना, इतनी इतनी जो हरमनप्रीत कौर और इतनी सारी स्मृति मंदाना, ये सब क्या है? ये सब भी तो लड़कियां ही हैं, ये सब भी तो खेल ही रही हैं ना क्रिकेट, तो फिर लड़कियों को फिर इन सब चीज़ों से क्यों वंचित रखना? तो देखिए, यहाँ पे लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं, तो ये क्या हो गया आपका जेंडर पक्षपात हो गया, है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जेंडर को समानता देनी है। आप जब भी जाएंगे इस प्रकार का, तो आपको कहीं भी, आप कोई भी स्कूल में जाए या फिर आपको भी कभी भी सीडीपी का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इस जगह से जेंडर पक्षपात से, यानी कि जेंडर बायस से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा वो चीज़ देखिए। तो क्यों बनता है ये क्वेश्चन, तो वो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए बहुत जगह ये आज भी मन में क्या होता है ना कि बैठा हुआ है समाज में लोगों का कि लड़की है तो ये क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़की है तो ये थिएटर के क्षेत्र में नहीं जा सकती, जबकि लड़कियां क्या नहीं करती है, ठीक है? अंतरिक्ष तक जाती है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे अगर बच्चों को आप समानता, आप एक शिक्षक बन के, आपका यहाँ पे एक क्या है ना कि आपका एक एबिलिटी टेस्ट हो रहा है। ये आप एग्ज़ाम मत दीजिए, ठीक है? एग्ज़ाम के तौर से मत देखिए, ये देखिए कि मेरे यहाँ पे मेरा एबिलिटी टेस्ट हो रहा है कि हम कितने योग्य हैं एक अध्यापक बनने के लिए। हम अध्यापक बनते हैं और अगर हम जेंडर पक्षपात करते हैं तो फिर मेरा अध्यापक बनना किस काम का, है ना? मैंने भी एक क्या बोलूँ, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, मैं ज़िक्र भी नहीं करना चाहूँगी। मेरे कॉन्टेक्ट में एक काफ़ी प्रतिष्ठित टीचर हैं, ठीक है? खुद को अपने आप से काफ़ी ज़्यादा क्या बोले, उन्होंने एक बार जेंडर बाइस्ड के बारे में बात कर दिया था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बहस हो गया था उनसे, ठीक है? कि आप एक टीचर हैं, आपने ट्रेनिंग भी करी है, आप क्या बोले, सीटेट जेटेट का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टेट का भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप जेंडर बाइस्ड की बातें कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए मेरे साहब ने जो भी जेंडर बाइस्ड का बात नहीं करनी है हम लोग को क्या करनी है कि जेंडर समानता की बात करनी है। अगर वो लड़का से क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट मीन लड़की से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्या? लड़के को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता क्रिकेट के बारे में या फिर चुनाव के बारे में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जब भी आप एक टीचर बन के जाओ तो स्कूल में, तो आपको हमेशा जेंडर समानता के बारे में बात करनी है, कभी भी आपको जेंडर पक्षपात नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? यानी कि बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका किसको ज़्यादा महत्व देती है? तो वो चीज़ देखिए। अब बाल केंद्रित शिक्षा सबसे पहले होता क्या है, तो वो चीज़ देखिए। पहले के ज़माना में क्या था कि टीचर सर्वे सर्वा होता था। टीचर एक श्लोक है ना, हर एक क्लास में हम बताते हैं, ठीक है, हमको बहुत अच्छा भी लगता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली। तो देखिए उसमें क्या था कि टीचर हर कुछ हुआ करता था, जो टीचर बताया उसको बस हम रट्टा मार लिए और चल दिए घर की ओर। और अब के ज़माने में क्या होता है, बस एक टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर के रूप में होता है, यानी कि आपका सहयोग करने के रूप में होता है। बाकी बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि हमको ऊपर से लोड है, ये सब चीज़ अब नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ पे फोकस करोगे, वो चीज़ पे आप डिपेंड करोगे। वस्तुनिष्ठ निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं का तो नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया, पूरी तरह से पाठ्यक्रम का समापन हो, दंड आधारित कठोर अनुशासन। तो देखिए वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं का तो ये भी नहीं होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा, ये फिर ये पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा है। किसी तरह से पाठ्यक्रम का समापन हो, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम का समापन बिल्कुल नहीं करना है जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, जब तक बच्चा जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करवा रहे हैं उनको, अगर बच्चा सीखा ही नहीं तो फिर आप पढ़ाएं क्या? दंड आधारित कठोर अनुशासन को तो बिल्कुल नहीं। ये होगा आपका ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। उसको क्या करना है कि ज्ञान की जो सक्रिय संरचना, हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस प्रकार से उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सब चीज़ जानने के बावजूद उनको आप जानने के बाद उसको आप किस प्रकार से एजुकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में आप एक टीचर नहीं है, बल्कि उनके सर्वे सर्वा गुरु नहीं है, जबकि बच्चा का आप फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? बच्चों का जो सोशलाइजेशन में है वो उसका प्राथमिक कारण कौन सा होता है? प्राथमिक, प्राइमरी, है ना। प्राइमरी कौन सा होता है? पुस्तकें और पत्रिका नहीं। माता पिता का कार्यस्थल, बिल्कुल। माता पिता का ऑफिस से तो हम जाते ही नहीं हैं। अस्पताल के कर्मचारी, तो बिल्कुल नहीं। ये होगा आपका निकटस्थ परिवार, यानी कि देखिए नियर बाय आपके जो जितने भी होते हैं, भाषा का बुनियादी, बच्चा का भाषा बुनियादी जितना भी संरचना का विकास होता है, जितना भी कहते हैं ना कि परिवार जो होता है वो बच्चा का पहला स्कूल होता है। बच्चा वहाँ से जो चीज़ सीखता है वो अपना घर में ही सीखने को उसको मिल जाता है। देखिए हम लोग भी अपना घर में बहुत कुछ सीख चुके थे। अपने घर के आंगन से जब हम पहली बार स्कूल गए थे तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारी कलाएँ भरी हुई थी। लाइक मेरा ही नहीं, सभी का। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम तब स्कूल गए थे, हमको याद भी नहीं है, ठीक। निकष्ट परिवार को देखिए, उसमें क्या होता है कि परिवार का माहौल, परिवार में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, कि परिवार में हमारा परिवार अगर शिक्षित है तो हमको निश्चित तौर पे क्या होता है कि बच्चा को थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर करके, बच्चा को थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर करवाता है माता पिता। अगर आज के जनरेशन में भी देखिएगा तो बच्चा क्या करता है कि थोड़ा सा माँ बाप 2.5-2 साल का होता है तो उसको थोड़ा पढ़ाई की ओर ज़्यादा अग्रसर करता है। जबकि वही देखिएगा आपकी, अगर वो थोड़ा-सा माता-पिता अगर एजुकेट नहीं है तो वो लोग क्या करता है कि थोड़ा-सा वो लोग पूरा ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण तबके वहाँ से शुरू से वहाँ पे पढ़ानी पड़ती है। तो क्या करता है ना कि बच्चों का सामाजिकरण, यहाँ जो सोशलाइज़ेशन होता है, यानी बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है आपकी घर से, यानी कि परिवार से। तो ये इसका आंसर होगा निकष्ट परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आ गया आपका जीन पियाजे साहब। आपको हम इसमें एक कुछ दिए हुए थे ट्रिक, याद है आप लोग को कि भूल गए? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद में और कुछ ना। तो देखिए इसमें 4 अवस्थाएं थी, है ना। कौन कौन सी? सबसे पहले इसका आंसर होगा आपका 7 से 11 साल।
आपकी थी एक सेंसरी, ये कितने से कितने साल तक चलती थी? 0 से 2 साल। उसके बाद में थी आपकी प्री ऑपरेशनल, ये कब से कब तक चली? ये चली आपकी 2 से 7 साल। अब है आपकी थर्ड कंक्रीट, ये कब से कब तक चलेगी आपकी? 7 से 11 साल। अब चलेगी आपकी फॉर्मल, ये कब से कब तक चलेगी? तो 11 ईयर प्लस। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र समूह को करता है डिनोट? तो ये करेगा आपका 7 से 11 साल। यहाँ पे बच्चा क्या है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो अमूर्त चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ हमको नहीं दिखती है वो चीज़ को, जैसे 3 हमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम बच्चे को बोलेंगे 3 कंघी, 3 बोतल, 3 बच्चा, 3 हाथी, 3 घोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करा, तो ये 7 से 11 साल में इसके बीच में ये सब चीज़ डेवलपमेंट हो जाती है। इसको हम याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताए थे, ट्रिक किन्हीं को याद है? बताइएगा तो, बताइए। याद होना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे इसको। सलमान प्रियंका चले फ्रांस, क्या था? सलमान प्रियंका चले फ्रांस, ठीक। इसका ये था आपका असोट ट्रिक था। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, बहुत सारा चीज़ आपका जो है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, छोटे छोटे ट्रिक्स खुद से बनाया कीजिए ना। इसको थोड़ा सा बना दिए इंटरेस्टिंग, सलमान प्रियंका चले फ्रांस, है ना। सलमान प्रियंका चले फ्रांस, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। हिंदी याद मत कीजिए, लेकिन इंग्लिश को याद कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो होता है बोथ लैंग्वेज में होगा। तो सबसे पहले सेंसरी, फिर है सेकंड आपका प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे विभिन्न गतियों और अलग तरीकों से सीखते हैं। आप कैसी आकलन का योजना करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, बच्चा जो है वो विभिन्न गतियों से, आपको पहले ही बताए थे, सब बच्चा सीखने का एक जो होता है ना कि एक ही तरीका चल रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अलग तरीका से सीखेगा, अलग गति से सीखेगा। लाइक हम बहुत पुअर है, मतलब कि कमज़ोर बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर हम एवरेज हैं तो थोड़ा सा स्पीड सीखेंगे, अगर हम तेज़ हैं, ब्रिलियंट हैं, तो फिर हम जल्दी से सीखेंगे। तो आप इस प्रकार का योजना का जो आकलन है वो किस प्रकार से करेंगे? सभी विद्यार्थी के लिए समान, अगर सभी विद्यार्थी के लिए आप समान आकलन करते हैं तो फिर तो हम पीछे रह जाएंगे, आप आगे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि लब्धि जो है वो अच्छी है, मेरी बुद्धि लब्धि जो है वो कम है, मैं कमज़ोर हूँ, आप तेज़ हो। तो इस तरीके से क्या है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान आप नहीं कर सकते। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से क्या, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा देने के बाद बच्चा जो है वो क्या सीख जाएगा? क्या अगर आपको अभी हम अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ा करके हम निकल जाएँ, और अगर आपको हम एक सिंगल, अगर आप बच्चे हैं बिल्कुल भी नहीं जान रहे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार से चेंजेज होगा, क्या अगर आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ, है ना, अगर आपको प्रायोगिक नहीं करके दिखाएं, अगर आपको हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएं, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो फिर ये आकलन का मतलब क्या हुआ? बच्चे सीखने के तरीका से संबंधित ना हो, क्यों नहीं, बच्चों के सीखने के तरीका से ही तो संबंधित होनी चाहिए। तो फोर्थ है आपका आकलन के लिए अलग अलग तरीकों पे आधारित, बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरी बुद्धि लब्धि कम है तो आप मेरे ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, उनकी बुद्धि लब्धि अगर कम है तो आप उनकी तरफ भी करोगे, लेकिन उनसे अगर उनको समझ में आ गया है तो उनको आप बोलोगे कि आप इसको रिवाइजन करो, और उसके बाद में आप मेरे पास आओगे कि बेटा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व आउट करनी है। तो ये सब चीज़ होती है कि आकलन का भी तरीका अलग अलग सबका होता है। क्यों? क्योंकि सब सब बच्चों की, हर एक बच्चे की सीखने की जो गति होती है वो, और तरीके जो होते हैं वो अलग तरीके होते हैं, और अलग गतियाँ भी होती है। लाइक देखिए, अगर कोई बच्चा है कि 6+4 को बोल रहा है 10, ठीक है, और अगर कोई बच्चा है 2+8 को ये भी बोल रहा है 10, तो आपको ये इनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इनकी जो गति है, इनके जो तरीके हैं वो अलग अलग है। आपको यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन करना है, करिए वाह आप कुछ न्यू सीखे हैं, ठीक है। और कोई बच्चा बोलेगा 5+5 = 10, तो आप इसको भी इनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबकी तरीकाएँ अलग अलग होती है ना, सबकी तरीकाएँ क्या क्या यहाँ पे भिन्न भिन्न है। कोई हम अगर हम बोले कि 10 किस प्रकार से बन सकता है, तो कोई 6+4 को दो जोड़ करके 10 बना रहा है, कोई 2+8 को जोड़ के 10 बना रहा है, तो कोई 5+5 को जोड़ करके 10 बना रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो सबका अप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि सबका तरीका जो है वो अलग होता है आकलन या फिर मूल्यांकन का। अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ
पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग है ना, इसको याद रखिएगा। स्कैफोल्डिंग अगर पाड़ याद नहीं भी रख पाए हैं तो प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक क्या है? तो वो अब देखिए, आखिर पाड़ होता क्या है, तो वो चीज़ देखिए। स्थिर पद, दर पद निर्देशन, गलत जवाबों पर दंडित करना बिल्कुल नहीं, अटकने पर संकेत और इशारे देना, अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे खुद निकालिएगा कि आखिर इसके फोल्डिंग होता क्या है। तो देखिए, वयस्कों द्वारा यानी कि जो एडल्ट है उनके द्वारा बच्चों को दी जाने वाली जो सजेशन होती है या फिर टेम्पररी हेल्प है ना, उसको परमानेंटली हेल्प नहीं बोलते हैं ना, टेम्पररी हेल्प हेल्प जैसे मान के चलिए, अगर मेरा बच्चा स्टेज में अगर स्पीच देने के लिए चढ़ा है और मान के चलिए वो कुछ भूल गया, या फिर अगर मेरा बच्चा डांस कर रहा है और कोई स्टेप भूल गया है, तो हम क्या किए कि MKO हो गए, यानी कि उसके लिए हम और नॉलेजेबल अदर हो गए, यानी कि उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा जान रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि एक टेम्पररी हेल्प देते हैं। उसके बाद में फिर वो अपना डांस या फिर अपना स्पीच को वो कंटिन्यू रखता है। तो स्केप फोल्डिंग या फिर पाड़ क्या कहलाता है कि वो बच्चा को जो हम लोग टेम्पररी उसको हेल्प देते हैं ताकि वो अपना, उसको हम लोग जो पुश करते हैं टेम्पररी हेल्प दे करके, तो उसको हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पाड़ या फिर स्केप फोल्डिंग। तो अटकने पर संकेत या इशारे देना क्या होगा? अटकने पर संकेत या फिर इशारे देना। देखिए, आपका MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद में फिर ये स्केप फोल्डिंग। तो इसको आपका वाइगोत्स्की के अनुसार इसको या हमेशा ही याद करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, MKO क्या है, तो स्केप फोल्डिंग यानी कि संकेत में हम लोग क्या करते हैं कि टेम्पररी जिसको हेल्प देते हैं उसको हम लोग स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, और स्केप फोल्डिंग देने वाला है ना जो इंसान होता है उसको हम लोग बोलते हैं MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमसे जो ज़्यादा जानने वाला इंसान होता है उसको मोर नॉलेजेबल अदर हम लोग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल IQ टेस्ट से मापा जा सकता है? क्या केवल IQ टेस्ट से ही हम लोग बुद्धिमत्ता का मतलब क्या बोले कि इसको माप सकते हैं? मान के चलिए हमारे अंदर बुद्धिमत्ता जो है वो नहीं है, लेकिन हमारे IQ टेस्ट में अगर बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन अगर हम अपने उम्र से हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि लगती अगर मेरे में है, तो ये फिर नहीं, केवल भी नहीं। और मानसिकता की कोई भूमिका नहीं होती है? होती है। क्यों नहीं होती? अगर हम कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितने क्या होंगे, ये हमारे जीन पर भी तो डिपेंड करता है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धि सभी क्षेत्रों में उच्चता सुनिश्चित करती नहीं। एक क्षेत्र में अगर आपकी बुद्धि उच्च है और बाकी क्षेत्रों में नहीं, तो ये भी आपकी आंसर नहीं होगी। ये होगा आपका विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फिर आ गए आपके जीन पियाजे साहब। घोड़े को देखकर बालिका बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता, यह किसका उदाहरण है? ठीक। एक लड़की जो है, आपको हम पहले ही एकोमोडेशन और एक्युमुलेशन जब पढ़ा रहे थे, एक्युमुलेशन, तब उस टाइम हम बताए थे कि आपको एकोमोडेशन क्या होता है, एक्युमुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको देखिए, अब एक लड़की है वो देखती है और वो बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता, किसको? घोड़ा को देखकर। तो इसका दिमाग में जो सबसे पहले आज हमारे दिमाग में जो जानवर को लेकर के क्या बनता है, स्कीमा बनता है। दिमाग से जो प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहते हैं। मान के चलिए हम आप हमको तो नहीं दिखे, लेकिन हमको हमको मतलब आप लोग कभी-कभी देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि मैम कैसी हैं, तो आपके दिमाग में एक स्कीमा बनेगा लड़की का, ठीक है? कि मैम ऐसी होंगी, ऐसे-ऐसे इनका ये होगा, ऐसे मैम दिखती होंगी। मान के चलिए आपका दिमाग में ये स्कीमा बना हुआ है, लेकिन अगर हम आपके सामने आ जाएँ, तो फिर वो होता है कि ये नए ज्ञान के साथ आत्मसातकरण करेंगे आप, ठीक है? कि हाँ, मैडम ऐसी-ऐसी दिखती थी। तो देखिए, ये सब चीज़ क्या होता है ना, मान के चलिए अगर हम बच्चों एक बच्चा है उसको हम पार्क लेके गए, ठीक। और ये भी बच्ची वो क्या है थी, वो कुत्ता को देखती थी, उसको कुत्ता बस जानवर में उसको कुत्ता नज़र आता था कि हाँ चलो भाई, कुत्ता का 4 पैर होता है, एक मूंछ होता है और उसका मुँह होता है वाइट कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर होता है। अचानक से बच्ची घोड़ा को देखती है और बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। उसको नहीं पता है कि ये घोड़ा ही है। घोड़ा एक अलग जानवर है और कुत्ता एक अलग जानवर जानवर है। तो इनका जो पूर्व ज्ञान था कि वाह इतना बड़ा कुत्ता, उसमें अब ये इनको जो इनसे जो ज़्यादा ज़्यादा जानने वाले थे, इनका ही पेरेंट्स है, इनके ये गाइडेंस है, वो बोलेंगे कि नहीं बेटा ये घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है।
तो उनका अब दिमाग में उनका समावेशनकरण या फिर आत्मसातकरण होगा, एकॉमोडेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा। वो बोलेंगे कि नहीं, ये पूर्व ज्ञान में यानी कि कुत्ता के अंदर जो इनका स्कीमा बना हुआ था उसमें अब ये न्यू चीज़ ऐड करेंगे कि ये जो घोड़ा होता है वो थोड़ा-सा हाइट में बड़ा होता है और इसकी पूँछें काफ़ी लंबी होती है और ये काफ़ी तेज़ दौड़ता है, ठीक है? जबकि कुत्ता उतना तेज़ नहीं दौड़ पाता जितना कि घोड़ा दौड़ता है और ये रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ये इसके दिमाग में क्या बनेगा, तो न्यू चीज़ बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व ज्ञान में ही न्यू चीज़ बनेगा, तो इसको बोलेंगे आत्मसातकरण या फिर समावेशन। और इनको दिए कौन थे? तो जीन पियाजे थ्योरी में पढ़े थे, ठीक है? इनका हम आपका थ्योरी पेपर भी करवाए थे, तो वो भी देखिएगा आप। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं ना? देखिए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो बिल्कुल ठीक है, यही आपका आंसर राइट हो गया। तो हम अब दूसरा क्या देखें, लेकिन फिर भी देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, तो ये कौन बोले थे? तो ये आपका पियाजे साहब बोले थे। ऐसा कहना पियाजे साहब का था। लेकिन भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ये आपका वाइगोत्स्की साहब का कहना था। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाषा संज्ञान जो है वो भाषा से स्वतंत्र है, तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों में आप क्रिएटिविटी किस प्रकार से कर सकते हैं? उन अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, यानी कि जो खोज करने की विधि है उनको प्रोत्साहित करके, तो बिल्कुल, है ना? यही क्वेश्चन मेरा राइट हो गया, तो दूसरा और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, देखिए, अगर आप टीचर हैं और अगर आप टीचर के थ्रू ही अगर आप चाइल्ड टीचर सेंटर्ड लर्नर लर्नर को आप टीचर सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसमें बच्चा मेरा क्रिएटिविटी क्या होगा? बच्चा को आप जो बता दिए वो आप कॉपी करके घर गया कॉपी फेंक दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उसको क्रिएटिविटी करने के लिए दें, चाइल्ड सेंटर्ड करने के लिए दें, और अगर आप उसको प्रोजेक्ट बनाने बोलें, कोई हर एक दिन एक आप उसको कुछ करने के लिए मोटिवेट करें, तो कहीं न कहीं बच्चा वो क्या होगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा। हम लोग को तो खास करके हम लोग क्योंकि सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए थे, तो हमको अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र ही मिला है। आज तक हमने कभी भी एक भी प्रोजेक्ट मॉडल कभी तैयार नहीं किया। आप किए हैं कि नहीं किए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लगातार अभ्यास और दोहरा कर कहीं न कहीं ये रटंत विद्या पर बल दे रहा है कि बार-बार आप अभ्यास करेंगे, बार-बार आप दोहराएँगे, तो ये रटंत हो जाएगा, ये आपका क्रिएटिविटी के अंदर नहीं जाएगा। जो भी आपका क्रिएटिव का गुण है वो भी आपके अंदर छिप जाएगा। केवल अनुकरण करके, केवल नकल करके, जैसे बच्चा टीचर जो है वो बोर्ड में लिख रही हैं और हम उसका नकल करके निकल जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं। ये होगा आपका अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, यानी कि खोजबीन, है ना? अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज विधि, खोज वगैरह करके, यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी हम कब करेंगे, तो जब बच्चा को हम खोजने के लिए बोलेंगे। लाइक अगर बच्चा को अगर हम प्लांट्स पढ़ाएँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ाएँ, उसके बाद फिर प्लांट्स के वगैरह पढ़ाएँ, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि प्लांट्स को आप लोग लगाइए। गुलाब की कली को, गुलाब अगर हम उसको पढ़ाएँ कलम करने के लिए, तो उसको बताएँगे कि देखिए इसमें होगा, गुलाब के पौधे को लगाएँगी, उसके बाद फिर सूरजमुखी को लगाएँगे। उसमें देखिए कि सूरज फूल जो होता है वो टर्न आउट होता है जब तक सूरज की दिशा में। तो इस प्रकार से छोटा-छोटा उसको चीज़ें दे कर के हम लोग बता सकते हैं, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हम लोग जगा सकते हैं और उसको क्रिएटिव बना सकते हैं बच्चा को। गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैल्कुलिया सीधे तौर पर किससे संबंधित है? देखिए, आपका ये जो है ना अधिगम विकार होता है, ठीक है? अधिगम विकार यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चों को कोई ना कोई चीज़ में करने में दिक्कत होती है। जैसे डिस्कैल्कुलिया, ये आपका गणित का जो क्वेश्चन है ना उसको समझने में कठिनाई होगा। जैसे 5 और 6 में उसको अंतर नहीं पता होगा, या फिर उसको 5 + 5 जोड़ने भूलिएगा तो उसको ये सब चीज़ मालूम नहीं होगा। तो देखिए, डिस्कैल्कुलिया का मतलब तो हम लोग समझ गए कि डिस्कैल्कुलिया का मतलब तो हम लोग समझ गए कि ये गणितीय संकल्पों का अधिगम में कठिनाई होता है, यानी कि गणित सीखने में दिक्कत होता है। इसके अलावे और 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको देखिएगा। डिसलेक्सिया, ये होगा आपका पढ़ने से, पढ़ने में प्रॉब्लम। पढ़ने में जो प्रॉब्लम होगा, पढ़ने में आपका जो हकलाते हैं बार-बार, तो और उसको पढ़ने अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहेंगे। और डिस्कैल्कुलिया ये हमको गुणज
वैकल्य है ना, डिस्कैल्कुलिया जो होता है वो होता है आपका मैथ संबंधित, और आपका होता है आपका डिस्ग्राफिया। इसको हिंदी से ही लिख दें। तो ये आपका होता है लिखने से। देखिए आप डिस्ग्राफिया को कब क्यों इसको याद करना है, तो वो देखिए आपका ये ना सीटेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। और डिस्ग्राफिया है ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या कर याद रखिएगा कि ग्राफ, ग्राफ हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से ग्राफ से याद रखिएगा लिखने। लेक्सिया, लेक्सिया से रखिएगा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम। और डिसकैल्कुलिया से आप याद रखिएगा कि गणित में प्रॉब्लम है ना। ये कैलकुलिया तो यहाँ से दिख गया, तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि गणित वाला है। आरटीई 2009 के तहत ईडब्ल्यूएस बच्चों के सफल समावेशन हेतु शिक्षा शास्त्र उपयोग करना चाहिए, कौन सा? तो देखिए ये है आपका भेदात्मक, अलगावात्मक, या फिर साम्यात्मक, या फिर समानता आधारित। तो ये होगा आपका साम्यात्मक। अब आप हमको बोलिएगा कि समानता आधारित क्यों नहीं, आप समानता क्यों नहीं बोले? तो देखिए आपका ये जो है ना साम्यता, साम्यता भी और समानता में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समानता मतलब होता है कि आपका हर किसी के लिए इक्वल। अगर कोई बच्चा, हर एक बच्चा मान के चलिए, अगर हर एक बच्चा के लिए हम क्या एक ही तरीके का यूज कर सकते हैं? नहीं, है ना। और साम्यता पे आधारित यानी कि जो बच्चे जिस चीज़ का ज़रूरत है वो सब चीज़ के लिए हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब देखिए इसका, अब थोड़ा सा इसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरटीई 2009 आखिर किस भाग में और क्या कहा गया है। तो देखिए आरटीई 2009 के तहत, है ना, उस दिन भी हम आपको बताए थे ये सब चीज़। धारा 12, देखिए आरटीई 2009 धारा धारा 12(1)(c) के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना, उनको 25% का आरक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नीडी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सब दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए समानता के आधार पर यहाँ पे नहीं दी जाती, जबकि साम्यता के आधार पर दी जाती है। जो बच्चे नीडी होते हैं, जिनको ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। अब जिनका जो जूता जिनका साइज़ का होगा उन्हीं साइज़ को ना मिलेगा, उन्हीं को ना मिलेगा। मान के चलिए अगर आपको जूता 5 नंबर का बन रहा है और अगर आपको हम ला करके चाहिए 6 नंबर का, तो आपको चलने में तकलीफ़ होगी। या फिर आपको हम 4 नंबर का ला करके दिए तो आपको तकलीफ़ होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपका साइज़ का वो नहीं है। तो जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं और वो अगर आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको क्या कहा जा उनके लिए क्या कहा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 धारा 12(1)(c) के तहत कि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनकी निजी स्कूल में 25% के लिए उनके लिए क्या होता है, तो उनकी सीटें जो हैं वो आरक्षित होती हैं। ठीक, तो ये होगी आपकी साम्यता पर आधारित। होप सो आपको, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि साम्यता और समानता पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। साम्यता किसको बोलेंगे? जो चीज़ जिसके लिए निडी है वो सब चीज़, और समानता जो सभी के लिए समान चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। मान के चलिए अगर आप एक तबके में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए किसी परिवार में मान के चलिए खाने के लिए उपयुक्त तो उसके पास है सामान, ठीक है, भूकंप आया है उसके पास, और पूरे पूरे सब शहर में तबाही हो चुका है, लेकिन एक अदर कम्युनिटी, अदर एक आती है संगठन, और वो क्या करती है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करके चल जाती है। और एक परिवार है जिसको कुछ भी नहीं मिला, और एक परिवार है जो खाना भरपेट खाना खा करके उसके पास खाना कुछ बच भी गया है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके पास अगर समानता के अधिकार से जाते हैं तो हर किसी को बांटेंगे, है ना। और अगर हम साम्यता के अधिकार पे जाते हैं, आधारित पे जाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जिसके पास नीडी होगा, जिसको ज़रूरत होगा, हम उसको देंगे, ना कि हर एक किसी को देंगे। तो ये होती है साम्यता और समानता पर मेजर डिफरेंसेस। होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से, या बहुल रूप से? बहुल रूप से यानी कि हर तरीके से। अब देखिए शाब्दिक रूप से जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं वो क्या करेंगे?
तो उनको दिखा करके ही, इनको इशारा से ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि आपका हर एक तरीके का बच्चा, जो बच्चा समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, जो बच्चे थोड़े विकलांग हैं, उनको भी हर एक तबके, हर एक वर्ग, हर एक विकलांग बच्चे को क्या करना है कि यहाँ पे साथ ही में एक छत के नीचे पढ़ाना है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। तो इसका आंसर होगा बहुल रूप। अब देखिए अगेन आ गया है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। ठीक है, तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी, अलगाववादी शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा। तो पहले ही हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा। अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहती है, वो कहती है कि भाई आप किसी के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी को आप अलगाव नहीं कर सकते कि आ, आप काले हो तो अलग स्कूल में जाओ, आप मोटे हो तो अलग स्कूल में जाओ, अगर आपकी आ, अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो वो आप अलग स्कूल में जाओ। इस सब चीज़ का आपका, या फिर आप किसी अलग धर्म समुदाय से आते हैं, स्पेसिफिक धर्म समुदाय अल्पसंख्यक से आते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप एक अलग स्कूल में जाइए। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि समावेशी शिक्षा हमारे क्या बताती है, वो बताती है कि देखिए हर एक तरीके का हर एक बच्चा हमारा एक ही छत के नीचे पढ़ेगा और एक ही एजुकेशन लेगा, जो कि एक अच्छा बच्चा भी ले रहा है और एक दिव्यांग बच्चा ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसके बारे में कौन सा कथन हमारा गलत है, वो सब चीज़ देखिएगा। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। क्या हम अधिगम जो एक निरंतर प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जो लर्निंग है उसको हम लोग क्या है कि उसको सतत रूप से, सतत तरीके से हम लोग सीखते रहते हैं। मान के चलिए अगर हम अभी कुछ सीख ही रहे हैं, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, है ना। बुढ़ापा में भी हम कुछ ना कुछ जरूरी सीखेंगे। अधिगम में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, क्या ये सही है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए तो। यह व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पर निर्धारित है, बिल्कुल ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पर भी निर्धारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, तो बिल्कुल ये चक्रीय रूप से होता है। तो ये गलत कौन सा था, तो ये आपका ये गलत था, है ना। अधिगम में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं, जबकि नहीं ये प्रासंगिक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक हम त्रुटियां नहीं करेंगे तब तक हम गलतियां भी, जब तक हम त्रुटि नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे, जब हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये प्रासंगिक होती है, ना कि अप्रासंगिक। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे गलत पूछा था यानी कि नेगेटिव पूछा था, और ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको हम लोग आंसर करके निकल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बच्चे को बारंबार बारंबार यह बोलना कि वो अधिगम के लिए योग्य नहीं है, यह क्या करेगा। अब आप किसी बच्चे को बार बार बोलेंगे कि आप अधिगम, आप सीखने के लायक नहीं हैं, आपको कौन स्कूल में एडमिशन दे दिया, ठीक है, आप बिल्कुल नल्ले हो, निकम्मे हो, तो बच्चा क्या करेगा ना कि अधिगम के प्रति वो अनुप्रेरित हो जाएगा, यानी कि वो डिमोटिवेट हो जाएगा। बिल्कुल भी वो मोटिवेट नहीं होगा। जब उनके दिमाग में ना, बच्चे बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, बच्चे का दिमाग जो होता है वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। ठीक है, बच्चों को आप जैसे रखिएगा ना उस प्रकार से वो रहेगा। अगर आप बच्चों को बार बार बोल रहे हैं कि आप नहीं सीख पाएंगे, आपके अंदर क्षमता नहीं, आप अगर आपके अंदर कैपेबल नहीं है, तो वो 110% श्योर रहिए कि वो बच्चा बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा और बिल्कुल भी वो नहीं सीखेगा। अगर एक सामान्य बच्चा भी है, अगर उसको हम इनकरेज करते हैं कि नहीं आप कर पाओगे, आप सीख पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं वो अधिगम कर लेता है, यानी कि लर्निंग अच्छा से कर लेता है। तो ये क्या होगा, अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा, यानी कि ये डिमोटिवेट हो जाएगा। और सेकंड थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई, इनको क्यों छोड़ना। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, जब आप डिमोटिवेट करोगे तो बच्चा क्या खाक तेजी होगा, है ना, वो तेजी नहीं हो बन पाएगा, उसके अंदर कोई मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि क्या तेज होगा, क्या सीखेगा वो। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित, मोटिवेट बिल्कुल नहीं। बच्चे का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कि बच्चा को हम हमेशा नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो बच्चा उसको पॉजिटिव वे में लेगा, इतना भी वो मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे अभी हमें कोई कहता है ना कि इतना साल हो गया प्रिपेयर करते हुए, है ना, उम्र निकले जा रही है, क्या करोगी, ये सब चीज़, क्या तुम सरकारी नौकरी के काबिल नहीं हो, योग्य नहीं हो। तो ये अभी हमारे अंदर क्या, कभी एक दो दिन ऐसा हमारे साथ नहीं, आपके साथ भी होता होगा, है ना। आप भी एक एस्पिरेंट है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, है ना। और ये कहीं ना कहीं ये तोड़ के रख देती है जब ये बात आती है कि काबिल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, काफ़ी चुभती है। लेकिन एक दो दिन, है ना,
अगर कोई मेरे सामने इस प्रकार की बातें करता है डिमोटिवेशन वाली, तो 1-2 दिन हमको भी थोड़ा-सा अजीब लगता है, हमको भी थोड़ा-सा वियर्ड लगता है कि इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद भी नौकरी करने वाले लोग भी आपको इस तरह से आके बोलते हैं। हमको बोला गया है, लिटरली हम सुने हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंट होने के नाते हम बहुत कुछ झेले हुए हैं लाइफ में, आप भी बहुत कुछ झेले हुए होंगे उम्मीद करते हैं। और उम्मीद क्या करना है, इसमें तो हर कोई झेलता ही झेलता है। और और जिस राज्य में हम लोग पैदा हुए हैं उस हिसाब से तो झेलना हम लोग का नसीब में ही लिखा हुआ है। बाय द वे, सबको साइड करते हैं और फिर क्या होता है जब हमें कहता है ना कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक मोटिवेशन के तौर पे ले लेते हैं। हम लोग इसको एक फ्यूल के रूप में काम करते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। तो हम लोग भी देखते हैं कैसे हम लोग नहीं लेते हैं सिलेक्शन इस बार का सहायक आचार्य में। तो इस बार हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सारे के जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे वीडियो के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, वो सभी पढ़िए, है ना, सिलेक्शन लीजिए भाई। क्योंकि अब क्या ही बोलें, ताना सुनने का उतना, अपने आप को उतना ही पत्थर नहीं बनाइए, ठीक है। कहते हैं ना, जिस घर में ताना जितना दिया गया उसके घर में 2 kg लड्डू एक्स्ट्रा भिजवानी है, ठीक है। इसके लिए पढ़ना है, माँ पापा का जो सपना है उसको पूरा करना है, इसके लिए हम लोग को पढ़नी ही पढ़नी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, बहुत बातें हो गई। प्रश्न संख्या 23। कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ बातें जो होती है मन को चीर के रख देती हैं, लेकिन वही चीज़ बाद में क्या होता है कि ईंधन बन के काम करता है। कि कोई अगर हमें बोल दिया, कोई हमको मोटिवेट कर दिया कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, और उसी को हम अगर फ्यूल बना ले कि हम इसको करके ही रहेंगे, तो 110% अच्छा होता है, ठीक। तो आप लोग भी बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में होकर के, पॉजिटिव होकर के पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन और हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। उपकरणों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्या को मानक प्रारूपों से प्रस्तुत करके, समाधानों को वैकल्पिक तरीकों को मानकर या फिर यंत्रवत याद करके। देखिए, समस्या समाधान कौशल जो है उसको वो किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। जो समाधान आपका है उसका वैकल्पिक तरीका जो है उसको मानिए और आप समस्या समाधान का कौशल को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं के यानी कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, वहाँ पे प्राइमरी जो क्लासेज होती हैं, उनमें विषय वस्तु प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए, संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, है ना। संकेत है, फिर मूर्त सामग्री है, फिर चित्र है, फिर ऑप्शन डी में है मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। तो देखिए अब क्या है ना, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्त सामग्री, फिर है आपका चित्र, फिर है आपका संकेत। तो देखिए, मूर्त सामग्री क्या होता है कि अमूर्त चीज़, जैसे कि मान के चलिए अगर हम 3 या फिर 5 बोले आपको, है ना, तो 5 आपको कहीं दिख रहा है क्या, 5 आपको कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं। तो ये क्या है हमारे लिए, तो अमूर्त है, इनटेंजिबल है। और इसको हम टेंजिबल कब बनाएंगे, मूर्त कब बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे कि जब हम किसी मूर्ति के रूप में देखते हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त, उसका प्रतीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे बेटा 5 बोतल, है ना, 5 बोतल या फिर 5 कंघी या फिर 5 बेंचें या फिर 5 थालियाँ। तो इस प्रकार से फिर उसका हम इमेज उसको डिटेल करेंगे कि ये, अगर मान के चलिए कोई बच्चा है जिसको बोतल नहीं देखा है, सब बच्चा आजकल देखता है, लेकिन मान के चलिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे, फिर उसको हम लोग संकेत को दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ जो होती है मेरी प्राथमिक कक्षाएं को सिखाने के लिए सर्वाधिक सबसे उपयुक्त होगी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, प्रवीणति, देखिए ये प्रवीणता होगा। अधिमुखी अधिगम संस्कृति हेतु कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। यानी कि देखिए, प्रवीणता अभिमुखी अधिगम संस्कृति हेतु कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, यानी कि प्रदर्शन यानी कि दिखावा करने वाला, है ना। प्रदर्शन यानी कि दिखाने के लिए, है ना, कि हम ये सब चीज़ कर सकते हैं, वह सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। स्पर्धात्मक, ये भी कंपटीशन को दिखा रहा है। अध्यापक प्रधान, ये अध्यापक प्रधान क्या होता है, तो टीचर सेंटर्ड, है ना। यहाँ पे क्या है कि टीचर मुख्यतः आपके सर्वे सर्वा होते हैं। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर के रूप में नहीं काम करते, जबकि मेन रोल के रूप में काम
करते हैं, जबकि बच्चा को मेन रोल में काम करना है और जो टीचर है उनको फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। सकारात्मक और सहयोगात्मक, तो बिल्कुल ये सकारात्मक और सहयोगात्मक होनी चाहिए। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो अधिगम है उनका जो संदर्भ में उनसे कौन सा कथन जो है वो मेरा सही होना चाहिए। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। क्या हम जो लर्निंग है, क्या लर्निंग है केवल परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, अधिगम क्या है कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। भावों का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अधिगम का प्रभाव हमारा भाव में बिल्कुल पड़ता है। लाइक अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम कुछ सीख रहे हैं, मान के चलिए हमारा बीएड का डिग्री है, अगर हमारा सीटेट है, जेटेट है, मान के चलिए, और फिर बिहार टेट भी है, और हर चीज़ का, हर एक चीज़ का हमको क्या बोले कि नॉलेज है, और अगर हम किसी एक बुजुर्ग का सम्मान ही नहीं कर पाए तो फिर हमारे अंदर जो डिग्री है उस डिग्री को जला करके फेंक देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए भावों का जो है ना, भावों का अधिगम पर प्रभाव पड़ना चाहिए। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सक्रियता देनी चाहिए, तो बिल्कुल अधिगम क्या है, तो एक जटिल प्रक्रिया है, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसको हमको क्या है, सक्रिय बनाना है। देखिए कोई भी चीज़ जब हम सीख रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हार्ड होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अली बाबा का ढाबा होता है, बिल्कुल दाल भात का कोर है, इसको हम तुरंत निकल लिए। इतना सीखना इतना भी ईजी नहीं है। जब आज की डेट में देखिए, जब भी हम सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी हमारे लिए, जब हम शुरुआत में जब पढ़ रहे थे ना, उस समय हमको लगता था क्या है ये, है ना, व्हाट इज़ दिस, ऐसा लगता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरा भी हैबिट बन गया। तो इसी तरीके से क्या है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, इसी बात में सक्रियता लानी चाहिए पढ़ते पढ़ते या फिर इसको प्रयास करते करते। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, सामाजिक संरचनात्मक विचार किस पर महत्ता बल देती है? यानी कि जो सामाजिक संरचना विचार है वो किस पर महत्ता बल देती है? तो आप लोग बताइए, पारस्परिक क्रियाएं, पुरस्कार और दंड, आनुवांशिकता, या फिर अनम्य शिक्षा शास्त्र उपागम। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका पारस्परिक क्रियाएं। अब देखिए सामाजिक संरचना आपका पारस्परिक क्रियाएं से किस प्रकार देती है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो ये वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो बोलते हैं कि सामाजिक अधिगम जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। कैसा है, तो सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा अकेले कुछ नहीं सीख सकता, वो दूसरों के साथ रह करके सीख सकता है, यानी कि दूसरों से इंटरेक्ट करके, दूसरों से परस्पर संबंध बना करके वो सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक संरचनात्मक जो है, सामाजिक संरचनाएं, इसकी कहने की मतलब क्या है कि समाज में रह कर, समाज में जान करके उनको सीखना, है ना। तो इसका होगा आपका पारस्परिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही मिलान है ना। इसका आंसर होगा आपका डायरेक्ट जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर आंतरिक अंदर से अगर मेरा मोटिवेशन नहीं होगा तो किसी भी काम को करने के लिए हमारा क्या है ना कि जिज्ञासा, ये सब चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, है ना। यानी कि संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं, गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जो उदाहरण है बुक में लिखा हुआ उसी को हम क्या करके कर सकते हैं, निजी जीवन से भी तुम उदाहरण को उठा सकते हैं। केवल व्याख्यान विधि पर ही सीमित तो नहीं। यंत्रवत यानी कि क्रम बाय क्रम सीखना तो नहीं। तो देखिए पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में संबंध स्थापित करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे अंदर जो पुराने ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उसको अगर हम लोग मिक्स कर दें, उसके अंदर अगर हम लोग संबंध स्थापित कर दें तो ये हमारे लिए क्या है, तो ये संकलात्मक समझ को ये अच्छा कर देगा। जैसे कि हम लोग अभी कुछ पिछला क्वेश्चन में देखे थे, कुछ जो क्वेश्चन आगे बीत चुका उस क्वेश्चन में देखे थे कि बच्ची है वो क्या कहती है, घोड़ा को कभी नहीं दिखती है, लेकिन वो जब वो कुत्ता को देखती है तो वो बोलती है, कुत्ता को देखी रहती है, और वो जब वो घोड़े को देखती है तो वो बोलती है वाह कितना बड़ा कुत्ता। तो वो क्या है कि वो पुराना ज्ञान था उसके अंदर। लेकिन जब हम लोग उसको घोड़े के बारे में बताएं कि नहीं बेटा ये घोड़ा है, ये तेज़ दौड़ता है, ये चने को खाता है, तो इस प्रकार उसमें क्या है कि नया ज्ञान और पुराना ज्ञान में एक संबंध स्थापित हो गया, और यहाँ पे एक संकलनात्मक समझ का विकास हो गया, यानी कि वो अब अच्छे से समझ गई। उसका पुराना ज्ञान और नया ज्ञान जो है वो एक दूसरे के साथ संतुलित बैठा लिया, ठीक। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संदर्भ, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी आपका शिक्षा शास्त्री। तो देखिए, आपका जो कारक है अधिगम है, यानी कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो किस किस चीज़ को प्रभावित करता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अगर आपके अंदर ये नहीं है कि हम जेटेट हमको पास आउट करना ही करना है, तो आप नहीं पढ़ोगे, आप सुध रहोगे, चादर तानोगे, सुध दोगे। भाई अभी अच्छा मौसम भी किया हुआ है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं हमको पास आउट करना ही तो करना ही है, 40,000 का नौकरी लेना है तो लेना ही है, 40,000 का जो वैकेंसी आ रहा है उसके अंदर हमको नौकरी लेना है तो लेना है तो लेना है, तो ये अभिप्रेरणा आपके अंदर मोटिवेशन है। आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है, आपका सामाजिक संदर्भ है, जो वो सब चीज़ भी सामाजिक संदर्भ में होनी चाहिए, ठीक है। और संवेग आपका जो इमोशनल है, इमोशन भी तो आपका आपके अंदर होना चाहिए। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, आप इमोशनलेस प्राणी हैं, तो फिर वहाँ पे कोई चीज़ होगा नहीं। शिक्षा शास्त्र यानी आपको पेडागोजी, ये भी चीज़ आपकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका ए बी सी डी चारों कारक जो है वो प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी, सामाजिक कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी चीज़, और संवेग आके यानी कि आपका इमोशन भी, और शिक्षा शास्त्र यानी कि आपकी पेडागोजी भी, हर किसी चीज़ को भी ये अधिगम प्रभावित करती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी ऑल। देखिए, आपकी जो 30 क्वेश्चन की जो सीरीज चलती है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका 1 आवर भी बीत चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो किस प्रकार से लग रही है, आपको कितना बेनिफिशियल हो रहा है, और आप अपना मार्क्स भी कीजिएगा कमेंट, कितना बना, ठीक है, कितना बना, आप कितना कर पाए थे इसमें। देखिए, थोड़ा थोड़ा और हल्का हल्का करते करते ना आपको लास्ट में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम डेली करवा रहे हैं 30 क्वेश्चन ना, तो मान के चलिए ना कि 30 दिन में 30 क्वेश्चन, यानी कि हर एक दिन हम करवा ही रहे हैं। आपका एग्ज़ाम आते आते ना हमको लगता है आपका 2000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। और जब भी हम आपका कुछ कहते हैं, और हर एक दिन जब भी नॉम चौमस के साहब आते हैं, वाइगोस के साहब आते हैं, पियाजे साहब आते हैं, विकास की अवस्थाएँ आती है, कुछ भी चीज़ आती है, ब्रूनर साहब आ गए, कोहलबग आ गए, है ना। तो ये सब चीज़ क्या करते हैं कि हम इसको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको हमेशा याद ही रहे। या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसको हम कल बताए थे आज नहीं बताएंगे, नहीं, हम इसको डेली बताएंगे ताकि आपका बेनिफिट हो, ठीक है। अब बताइएगा 30 में आपका कितना मार्क्स आया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने शिक्षक साथियों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो, एक नई सीरीज, एक नए MCQ सीरीज के साथ, और कल से, है ना, कल क्या है, तो कल आपका मैथ्स पेडागोजी का क्लास भी होगा इसी चैनल में। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 1 to 5 के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको जो पढ़नी है पढ़नी। और आपका मैथ्स पेडागोजी का भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका मैथ्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर 6 to 8 में अगर आप मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट से अगर आप पास आउट किए हैं तो आप मैथ साइंस के लिए एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर आपका मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक। तो उसमें भी आपका बेनिफिशियल होगा। आज आपका ये कंटेंट रेडी हो रहा है, कल ये कंटेंट आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको यहाँ वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका आज का क्लासेज, फिर मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे। जितना भी समय बचा हुआ जेटेट को दीजिए, अदर कोई चीज़ को नहीं। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अपने से बड़ों का सम्मान दीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए ना। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।